हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का सेकंड लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी फोर्स एक्ट करती है अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। उसी के बेसिस पे कुछ और डिस्कशंस हमने की थी, कुछ स्पेशल केसेस लिए थे। पहला स्पेशल केस हमने लिया था अगर चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू फील्ड या एंटी पैरेलल टू फील्ड अगर आप प्रोजेक्ट करें, दैट इज थीटा 0 या थीटा 180 हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स 0 हो जाए, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में। तो यहां तो हमने मोशन दिया, हमने प्रोजेक्ट किया पैरेलल टू फील्ड। अगर पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फोर्स 0 है, तो बॉडी की ट्रेजेक्टरी, चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब, जब थीटा 0 या फिर थीटा 180 हो। थीटा 0 मतलब यहां प्रोजेक्ट किया, थीटा 180 मतलब यहां प्रोजेक्ट किया। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया यहां ब्लू कलर की पैरेलल लाइन से, राइट। फिर हमने एक केस डिस्कस किया जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्रोजेक्ट करें। तो जब भी हम परपेंडिकुलर टू फील्ड प्रोजेक्ट करें, थीटा की वैल्यू 90 आती है और साइन फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होती है 90 डिग्री के लिए, तो आप जानते हैं 1। तो फोर्स हाईएस्ट हो जाती है क्यू वी बी, और पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाती है, सर्कुलर, क्योंकि ये फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब थीटा 0 भी ना हो, 180 भी ना हो और 90 भी ना हो, इसे हम बोलेंगे ओब्लीक प्रोजेक्शन। ओब्लीक प्रोजेक्शन, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओब्लीकली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, तो इसका मोशन कैसा होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज और बेटा, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पढ़ा रहा था। मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां एक्ट करती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द फील्ड लाइन, और नेगेटिव पे फोर्स एक्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में बट अलोंग द फील्ड लाइंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ऑपोजिट टू फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बट फील्ड लाइंस के अलोंग ही फोर्स एक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में याद हो गए ये रूल्स, या वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब फोर्स लगाता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल में, तो वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगाता है। फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। गॉट इट। तो इसलिए हम इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते, हम सिंपली इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। तो एक कंसेप्ट था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने ओब्लिकली प्रोजेक्ट किया तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। थीटा ना तो 90 है, ना तो 0 है, ना तो 180 है, तो हमने किसी एक जनरल एंगल थीटा पे मैंने प्रोजेक्ट किया एक पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज है q, वेलोसिटी v के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। नाउ यू सी दिस v वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और आपको याद होगा, आपने बहुत बार रिजॉल्व किया होगा वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो v का कंपोनेंट जो पैरेलल टू फील्ड एक्ट करेगा उसको मैंने नाम दिया v पैरेलल, और जो परपेंडिकुलर टू फील्ड एक्ट करेगा उसको नाम दिया v परपेंडिकुलर। हाँ, v पैरेलल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू v cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन के साथ v वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब कहने का मतलब ये कि हमने v को हटा दिया, इसकी जगह दो कंपोनेंट रख दिए। तो v की जगह दो कंपोनेंट रखे, तो ये वाला कंपोनेंट v पैरेलल कितना है, दैट इज v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कहां एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू फील्ड, दैट इज v sin थीटा। ये तो सिंपल रेजोल्यूशन है वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इस v को गायब किया और इसकी जगह दो कंपोनेंट आ गए, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट मिलाओगे तो वापस क्या बन जाएगा, v वेक्टर।
तो v वेक्टर को गायब कर दिया हमने, दो कंपोनेंट लाए, मतलब पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी है पैरेलल टू फील्ड और एक वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू फील्ड, और ये दोनों केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यही चीज मैंने यहां लिखी है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हियर v वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज शोन इन द डायग्राम। Now, because of the component v cos theta, no magnetic force acts and particle continues to move along the direction of field with uniform velocity v cos theta. अभी मैंने पहले भी कहा और पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया, जब हम पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट करें, जब वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 या 180 हो तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाती है? 0। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगी तो इसका मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। तो ये इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ट्रेवल करता रहेगा विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी? v cos थीटा। तो ये यहां की वेलोसिटी है v cos थीटा, इसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एज ए रिजल्ट इस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा से, राइट। तो इस पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी की वजह से क्या असर होगा वो हम चेक कर चुके हैं। v cos थीटा की वजह से कोई असर नहीं होगा, इसका मोशन यूनिफॉर्म बना रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट। दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू फील्ड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू फील्ड हम प्रोजेक्ट करें तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है दैट बिहेव्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स और पार्टिकल को सर्कल में घुमाना शुरू कर देती है, ठीक है। कल की क्लास में ये अच्छे से डिस्कस हुआ था। So now v sin theta is perpendicular to magnetic field. Because of it, a magnetic force acts which behaves as a centripetal force and makes it to follow a circular trajectory. तो इसकी वजह से पार्टिकल कैसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करना स्टार्ट कर देता है? सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, राइट। तो यहां दो दो मोशन हो गए पार्टिकल के पास, दो दो वेलोसिटीज थी, दोनों वेलोसिटीज की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। वेलोसिटी कितनी बनी रहेगी? v cos थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो इसको सर्कल में घुमाना स्टार्ट कर देगी। अब पार्टिकल के पास दो मोशन है, ये सर्कल में भी घूमेगा और इधर भी ट्रेवल करेगा, सर्कल में भी घूमेगा और इधर भी ट्रेवल करेगा। विजुअलाइज कीजिए तो ये मोशन कैसा होगा। एक पार्टिकल ऐसा है जो घूम भी रहा है और घूमने के साथ साथ इधर भी ट्रेवल कर रहा है, तो ये पाथ इसका ऐसा बनना चाहिए कि नहीं? सो इट शुड फॉलो अ हेलिकल ट्रेजेक्टरी। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोशंस पार्टिकल फॉलोज अ हेलिकल ट्रेजेक्टरी। तो वो आपको समझ आ गया कैसी ट्रेजेक्टरी ये फॉलो करेगा? हेलिकल। अगर मैं बोर्ड पे ये शो करूं तो ये सर्कल में भी घूम रहा है और साथ ही साथ ये आगे भी ट्रेवल किए जा रहा है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी हेलिकल हो चुकी है। तो इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करता हुआ ये पार्टिकल आगे ट्रेवल करता जाएगा। अब समझ आइए आपको इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होनी चाहिए? इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी? हेलिकल, ठीक है। सो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, पैरेलल या एंटी पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी, बट अगर ओब्लिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? हेलिकल। इसके पास दोनों मोशन होंगे, सर्कुलर मोशन भी होगा और पैरेलल टू फील्ड इस डायरेक्शन में भी एक मोशन होगा। सो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से गोल गोल भी घुमा और इधर भी ट्रेवल किया, तो एज ए रिजल्ट जैसा एक स्प्रिंग होता है वैसी इसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी हेलिकल। अब इस हेलिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें यहां पे देनी पड़ेगी। ये कैसा हेलिक्स है? तो हेलिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? एक पहली इंफॉर्मेशन हो सकती है रेडियस ऑफ हेलिक्स या रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी कह दो, सिंपली रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी डिटरमिन करने के लिए हम वही लॉजिक यूज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया था। एफ मैग्नेटिक एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। तो एफ मैग्नेटिक क्या होगा यहां पे? क्यू वी परपेंडिकुलर इनटू बी। जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे तो मैग्नेटिक फोर्स हाईएस्ट होती है क्यू वी बी। तो ये जो वी परपेंडिकुलर है तो क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और वी भी कौन सा यहां? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए वी परपेंडिकुलर और वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली रेडियस की एक्सप्रेशन वैसी ही आ गई जैसी हमने पिछली क्लास में डिटरमिन की थी, m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। हाँ, वहां पे हमारी एक्सप्रेशन थी एम वी अपॉन क्यू बी,
तो यहां एम वी अपॉन क्यू बी ना आकर एम इंटू वी परपेंडिकुलर, वहां तो वी पहले से ही परपेंडिकुलर था, यहां वी परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या लिया हमने उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सो रेडियस की एक्सप्रेशन आ गई, कल भी हमने डिराइव की थी, वहां पे आई थी एम वी अपॉन क्यू बी, आज आ रही है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, क्योंकि वहां वी पहले ही परपेंडिकुलर था तो एम वी अपॉन क्यू बी, तो आज आ गई। हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज एम इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, राइट। अगेन दूसरी चीज टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशंस वैसी ही रहेंगी जैसे आपने पिछली क्लास में डिटरमिन की थी। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन वन सर्कल, तो ये होना चाहिए एक सर्कल में सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर और स्पीड कितनी है v परपेंडिकुलर। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन v परपेंडिकुलर इंटू r। तो देखिए बेटा r की ये वैल्यू पुट करो m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो v परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये वही फॉर्मूला है जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम है। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो इट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, तो ये फॉर्मूला भी सेम रहा। रही बात एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, तो इसको अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट क्यू बी अपॉन एम। वैसे भी ये तीनों क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होते हैं, तो इसलिए तीनों क्वांटिटीज की वैल्यू सेम आ रही है। टाइम पीरियड की वैल्यू सेम आ रही है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी की वही आ रही है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वही आ रही है क्यू बी अपॉन एम, जो हमने कल की क्लास में डिटरमिन किए थे जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। तो ये क्वांटिटीज तो हमने डिटरमिन कर ली, लेकिन हेलिक्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है। हेलिक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए, दैट इज पिच ऑफ द हेलिक्स। डू यू नो व्हाट इज पिच ऑफ द हेलिक्स? इससे पहले आप याद कीजिए बेटा, पिच आप डिटरमिन किया करते थे स्क्रू गेज की, स्क्रू गेज की पिच डिटरमिन करते थे, याद करो। हाँ, कैसे डिटरमिन करते थे? डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। तो आप स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को कुछ रोटेशन देते थे 4, 5, 6 और देखते थे मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब पर रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान इस डायरेक्शन में इसने कितना ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज पिच। So what is pitch of the helix? It is denoted by pitch of helix. It is denoted by D. हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, it is the distance traveled in the direction of field. Distance traveled in the direction of field in one complete revolution. In direction of field in one complete revolution. तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के दौरान इसने फील्ड के डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया। जब ये यहां से घूम के वापस यहां पहुंचा तो इसने फील्ड के डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच। और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स ऑफ हेलिक्स, टर्न्स ऑफ हेलिक्स मतलब किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स के बीच का डिस्टेंस। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कि यहां से ट्रेवल किया, जैसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की वापस ये पार्टिकल यहां पहुंचा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द हेलिक्स। सो व्हाट शुड दिस पिच बी इक्वल टू? पिच d मस्ट बी इक्वल टू v पैरेलल इनटू t। देखो इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमने कहा था v पैरेलल कांस्टेंट बना रहेगा v cos थीटा। अब एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगा, कैपिटल T, तो v इंटू टी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक रेवोल्यूशन के दौरान कितना डिस्टेंस इसने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। सो टाइम टेकन का फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी पैरेलल क्या होता है, v cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमिन पिच ऑफ द हेलिक्स।
तो हेलिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। हमें यह पता है कि हेलिक्स का रेडियस कितना है, कितना टाइम लेगा ये पार्टिकल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब डिटरमिन करने के साथ साथ हम पिच ऑफ द हेलिक्स भी डिटरमिन कर चुके हैं कि ये कैसा वाला हेलिक्स है, इसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स के बीच का सेपरेशन कितनी है, दैट इज पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुई बेटा? अगर हम चार्ज पार्टिकल को ओब्लिकली प्रोजेक्ट करें तो कैसी ट्रेजेक्टरी बनेगी? हेलिकल ट्रेजेक्टरी, राइट? चलिए अब इसके आगे एक चीज और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखिएगा। चूंकि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री प्रोजेक्शन पे नहीं एक्ट कर रही है, बाकी सभी केसेस में एक्ट कर रही है, बट जब जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करती है। और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल इधर जा रहा और फोर्स इधर एक्ट करे, तो ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में बेटा दो तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलती है। क्या बदलती है? मैग्नीट्यूड। मतलब अगर अभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर के बाद 6 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये मैग्नीट्यूड नहीं बदलती बट वेलोसिटी बदलेगी। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदलेगी, इट जस्ट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। सर्कुलर मोशन में ये वाली एक्सेलरेशन होती है। स्पीड वही है, 5 मीटर पर सेकेंड तो 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ डायरेक्शन बदले जा रही है। अभी डायरेक्शन ये है इसकी, थोड़ी देर के बाद डायरेक्शन ये होगी, फिर ये होगी, फिर यहाँ पे डायरेक्शन ये है। किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हर जगह पे, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर, बट डायरेक्शन लगातार बदल रही है। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है दैट एक्ट्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स which just changes the direction of velocity vector, it does not change the magnitude। जब मैग्नीट्यूड नहीं बदलेंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, 12mv², ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी अगर, तो ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बदल सकती है, ये मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी। v की वैल्यू रहती कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट बना रहता है, एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, राइट? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, जैसा मैंने बताया इस साल तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और हम इसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है? वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर चलिए बेसिक कांसेप्ट्स तो हमें पता होने चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। किसने बनाया था? ये दो साइंटिस्ट थे, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने ये बनाया था, ठीक है? अब ये पार्टिकल एक्सेलरेटर हम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि इससे पहले भी हमने कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया था। यस, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, दैट इज वैन डे ग्राफ जनरेटर। वैन डे ग्राफ जनरेटर, वैन डे ग्राफ जनरेटर, ये भी पार्टिकल एक्सेलरेटर था, ये चैप्टर 1 में था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट ये अब आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए हमने ये नहीं पढ़ा। वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा वैन डे ग्राफ का भी, और फिर इसके क्या एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू वैन डे ग्राफ। आज की डेट में वैन डे ग्राफ यूज ना करके, वैन डे ग्राफ जनरेटर ना यूज करके हम साइक्लोट्रॉन यूज करते, क्यों? आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? तो सबसे पहले बेटा बेसिक्स पे आइए। हमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, कहीं ना कहीं हमें चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ती है। हमें हाई स्पीड से मूव करने वाले प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने पढ़ा था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वैसे कई और एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी हमें हाई स्पीड से मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत रहती है। तो ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कैसे किया जाए? देखिए बेटा, एक बात तो पक्की है, चाहे चार्ज पार्टिकल हो चाहे कोई और बॉडी हो, उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? हमें लगानी पड़ती है फोर्स।
किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं आने वाली। बॉडी को स्पीड अप करना हो या स्लो डाउन करना हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? Any body remains in its state of rest or uniform motion along a straight line until some external force is applied. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा, और अगर वो मूव करे तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा। इसको स्पीड अप करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्लो डाउन करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी ऑपोजिट टू मोशन, और डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो बिना फोर्स के बॉडी की स्पीड नहीं बदल सकती। अगर पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चार्ज पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख सकते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्ट करेगी, नेगेटिव है तो ऑपोजिट फोर्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो हमें ज्यादा एक्सेलरेशन देनी है, ज्यादा फोर्स लगानी है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पर साइक्लोट्रॉन में हम स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके भी इसको एक्सेलरेट कर पाएंगे। कैसे, वो सारी चीजें भी बताता हूं। या हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो, अपने आप ट्रेवल करते हैं। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जब ये ट्रेवल करेंगे तो या फिर हम बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट करें, एक ही बात है। हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा किसी बॉडी को, ज्यादा चार्ज दोगे तो हाई पोटेंशियल अपने आप जनरेट हो जाएगा, और ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो स्ट्रांग बनेगा। तो आप ऐसा करिए, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हमें या तो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना या बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा। वैन डे ग्राफ जनरेटर जो था वो हाई पोटेंशियल जनरेटर ही था। इसमें एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर लेते हैं जिसका पोटेंशियल हम राइज करते हैं मिलियंस ऑफ वोल्ट तक, मिलियंस ऑफ वोल्ट तक। तो इसका हाई पोटेंशियल जब जनरेट हो जाएगा तो इसके अंदर हम आयन सोर्स रखा होता है जहां पे हम चार्ज पार्टिकल, देखो ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, अगर इसके सरफेस का पोटेंशियल 10 टू द पावर 6 वोल्ट है, 1 मिलियन वोल्ट, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम 1 मिलियन वोल्ट होगा। अब हमें जिस पार्टिकल को, जिस टारगेट को बम्बार्ड करना है वो टारगेट हम रखते हैं लो पोटेंशियल पे, और ये जो आयन सोर्स है, जो चार्ज पार्टिकल है, इसको हाई पोटेंशियल के अंदर रखते हैं इस स्फीयर के अंदर। तो ये अपने आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा और टारगेट को बम्बार्ड करेगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको एक्सेलरेट कर पा रहे थे वैन डे ग्राफ जनरेटर में? हाई पोटेंशियल जनरेट करके मिलियंस ऑफ वोल्ट का। बट मिलियंस ऑफ वोल्ट का पोटेंशियल जब आप जनरेट करते हैं तो उसमें रिस्क रहते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, एयर का ब्रेकडाउन हो सकता है, सराउंडिंग एयर का चार्ज लीक हो सकता है। जैसे आसमान से बिजली गिरती है वैसे अगर आप उसके आसपास खड़े हैं तो आपके ऊपर भी वैसा इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, शॉक लग सकता है, फैटल शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे एक रिस्क था। अब इसमें क्या करते हैं, हम ज्यादा हाई पोटेंशियल जनरेट किए बिना ही पार्टिकल को एक्सेलरेट कर लेते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल जनरेट करके हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करते थे। कैसे हाई पोटेंशियल जनरेट करते थे? यहाँ दो फिनोमेना ऑपरेट करते थे, एक तो कॉर्नर डिस्चार्जिंग एक्शन और दूसरा एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस। तो शॉर्टकट में आपको आज वैन डे ग्राफ जनरेटर भी समझाने जा रहा हूं बेटा। यहाँ दो पुलिस रखी होती हैं हमने, इन पुलिस के ऊपर से इंसुलेटिंग बेल्ट, सिल्क बेल्ट लगातार रोटेट करती रहती है इन पुलिस के अलोंग इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बेल्ट लगातार इस तरह से रोटेट किए जा रही है। इसके सामने हमने कॉम्ब रखा है जिसमें मेटेलिक ब्रिस्टल्स है, कॉम्ब कहो या ब्रश करिए। ये एक ऐसे डिवाइस से कनेक्टेड होगा जो हाई पोटेंशियल जनरेटर होगा। हाई पोटेंशियल पहले से हमें दे रहा है, इसका एक एंड हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं जीरो पोटेंशियल पे, और करीब 10 टू द पावर 4 वोल्ट तक का पोटेंशियल, 10,000 वोल्ट तक का पोटेंशियल हम वैसे भी जनरेट कर सकते हैं। वो इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। अब इसको उठा के लेके जाना मिलियंस ऑफ वोल्ट पे। तो क्या होता है कि मान लीजिए, और एक ब्रश हम इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर के अंदर वाली साइड लगा के रखते हैं, ब्रश B2। अब जैसे ही यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो शार्प पॉइंट्स पे आपने पढ़ा था कॉर्नर डिस्चार्ज होता है, स्प्रेइंग ऑफ चार्ज। तो यही कॉर्नर डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज स्प्रे होके सिल्क बेल्ट पे आ जाएगा। बेल्ट तो इंसुलेटिंग है, कंडक्ट तो नहीं करेगी, बट बेल्ट खुद ही ऊपर मूव कर रही है। तो यही पॉजिटिव चार्ज ऊपर चलता 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 इस ब्रश B2 के सामने आएगा। जैसे ये चार्ज ब्रश B2 के सामने आया
तो इस ब्रश पे इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगी, इसके सामने कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, इसके सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं, पॉजिटिव के सामने, ठीक है। जितना नेगेटिव यहाँ इंड्यूस होगा ठीक इतना ही पॉजिटिव बाहर इंड्यूस होना चाहिए था यहाँ पे, बट वो कहाँ अपीयर होता है, आउटर सरफेस पे। एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। अब ये भी शार्प पॉइंट्स है, तो यहाँ से भी कॉर्नर डिस्चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्चार्ज होकर यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो नीचे से पॉजिटिव का डिस्चार्ज होकर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव का डिस्चार्ज हो रहा है जो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है। नेगेटिव के डिस्चार्ज का मतलब ये है कि हम इस होलो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निचोड़ रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इस सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां रेस्ट करेगा, आउटर सरफेस पे। तो धीरे धीरे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, एक से जाते कि सफिशिएंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ये सरफेस एक्वायर कर लेता है जितना हमें चाहिए। तब हम आयन इंट्रोड्यूस करते हैं और ये आयन जाके टारगेट को बम्बार्ड करते हैं। तो कैसे हाई पोटेंशियल जनरेट किया, यहां से पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रखा जो ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पे था, कितना 10,000 वोल्ट के ऑर्डर का। हाँ, यहाँ ब्रश था तो कॉर्नर डिस्चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये बेल्ट पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लेकर गई। इस ब्रश B2 के सामने वाले ब्रिस्टल्स पे पॉजिटिव के सामने है तो नेगेटिव इंड्यूस हुआ, जितना नेगेटिव यहाँ इंड्यूस हुआ इतना ही पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस हुआ। ये नेगेटिव सिर्फ इंड्यूस नहीं हुआ बल्कि ये भी शार्प पॉइंट से यहाँ से नेगेटिव का डिस्चार्ज शुरू हुआ, तो इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव आता गया और यहाँ से नेगेटिव निकलता गया। जब नेगेटिव निकलता गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, एक स्टेज आई बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट हम कर पाए। ये था बेटा वेन डे ग्राफ जनरेट। लेकिन साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल, एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी बाय मेकिंग इट टू पास थ्रू region of smaller electric field, smaller values of electric field, strong electric field नहीं, weak electric field की हेल्प से भी हम इसको एक्सेलरेट करेंगे। कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो कम फोर्स लगाएगा तो कम एक्सेलरेशन आएगी, कम स्पीड अप होगा चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर हम बार बार एक्सेलरेट करवा दें, बजाय सिंगल गो में कि एक ही झटके में इसको एक्सेलरेट करें, हम इसको बार बार हर बार उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से पास कराएं, फिर घुमा के ले आए, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएं, फिर घुमा के ले आए, फिर पास कराएं, तो हर बार थोड़ी थोड़ी एक्सेलरेशन की हेल्प से धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 सफिशिएंटली हाई हो जाती है जितनी की हमें रिक्वायर्ड है। सो एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी बाय मेकिंग इट टू पास थ्रू रीजन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और घुमाने का काम कौन करेगा, बार बार कौन लाएगा, ओवर एंड अगेन स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एंड अगेन बार बार घुमाएंगे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। तो घुमाने का काम कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दोनों फील्ड इस्तेमाल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्तेमाल होगा और मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा बार बार घुमाना, इसको घुमा के वापस उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी स्पेस में होगा, थोड़ी सी एक्सेलरेशन आएगी और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर घुमा के ले आएंगे तो बार बार घुमाएंगे, हर बार ये स्पीड अप होता जाएगा सफिशिएंटली हाई ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो दोनों फील्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक्सेलरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड का काम गोल गोल घुमाना। अभी आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड प्रोजेक्ट करें तो ये अपने आप गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी बनती है, सर्कुलर। तो चलिए जरा यहाँ पे वही चीजें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे, ये किस तरह की कंस्ट्रक्शन है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो मेटेलिक डीज, टू हॉलो मेटेलिक डीज। कितनी डीज है, दो, हॉलो और मेटेलिक, हॉलो मेटेलिक डीज, डी की शेप में, जैसा आपका ज्योमेट्री बॉक्स का प्रोटेक्टर होता है, ये देखिए दिख रहे हैं D1 D2, दीज आर हॉलो मेटेलिक डीज। टू हॉलो मेटेलिक, मेटल से बनी है, अंदर से हॉलो है। These are two hollow metallic discs kept in a horizontal plane। इनका प्लेन कैसा, हॉरिजॉन्टल। चूंकि ये डायग्राम 3D में है तो 2D में दिखा रहा हूं, थोड़ी सी ओब्लिकली मैंने ऐसे दिखाई है। बेसिकली इन दोनों का प्लेन कैसा, हॉरिजॉन्टल with their straight edges parallel to each other। Two hollow metallic discs are kept horizontal with their straight edges parallel to each other in the region of a strong magnetic field। Strong कैसा magnetic field, vertical magnetic field provided by two strong poles of a horseshoe magnet। ये horseshoe magnet है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव में एंटर करती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
नॉर्थ पोल से एमर्ज करती हैं और साउथ पोल में जाकर ये एंटर करती हैं। समझ आई ये बात आपको? तो यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दो हॉलो मेटेलिक डीज रखी हैं। इनका प्लेन हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट एजेस पैरेलल है। These Ds are connected to a high frequency oscillator. Oscillating supply, oscillator मतलब oscillating supply। कभी इस D को पॉजिटिव इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर रखेंगे, कभी इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव पर रखेंगे। These are connected to a high frequency oscillating supply जो लगातार पोलैरिटी रिवर्स करती रहेगी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद, राइट? तो चलिए बेटा, अब आपको ये समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड और डीज हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, फील्ड ऊपर से नीचे है और डीज हॉरिजॉन्टल है। वैसे अगर आपको कभी ये बनाना तो इसके लिए आप दूसरी डायग्राम, यहां तो मैंने 3D वाली डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए, आप 2D वाली डायग्राम यूज कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे आपको दिखा दूं यहीं पे इसी वीडियो में। तो अब वो उसमें क्या है, सिंपली टॉप व्यू दिखाया हुआ है इसका। तो टॉप व्यू में दोनों डीज आप सीधी इस तरह से दिखाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप क्रॉस की हेल्प से, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो दो डीज ऐसे दिखाएंगे सीधा और क्रॉस की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेंगे। चलिए, किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए D1 पॉजिटिव पोलैरिटी पे और D2 नेगेटिव पोलैरिटी पे है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर हम एक आयन सोर्स या एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रिलीज करेंगे। जैसे चार्ज पार्टिकल रिलीज करेंगे, पॉजिटिव डी इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव डी इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये एक्सेलरेट होगा कि नहीं? पॉजिटिव डी इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव डी इसको अट्रैक्ट करेगी, ऐसा कहिए या ऐसा कहिए पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, इजंट इट? अब जैसे ये दूसरी डी के अंदर एंटर करेगा, अब डी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी। याद है ना, किसी मेटेलिक कैविटी के अंदर, किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? सिर्फ इस गैप के अंदर। तो इस गैप के अंदर जब ये पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, जैसे ही यहां पहुंचा, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर खत्म, एक्सेलरेशन खत्म। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक शील्डिंग तो नहीं होती मेटल्स के अंदर, तो यहां अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे और चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, थीटा 90 डिग्री है, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। तो इस तरह से ट्रेवल करता हुआ ऐसे आएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां से ये बाहर एमर्ज करने की कोशिश करेगा इस डी से। लेकिन जिस मोमेंट पे ये बाहर एमर्ज करने की कोशिश करेगा, जैसे ये बाहर एमर्ज करने वाला होगा, ठीक उसी मोमेंट पे ये ऑसिलेटर पोलैरिटी रिवर्स कर देगा। अब ये डी पॉजिटिव हो जाएगी और ये डी नेगेटिव हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इजंट इट? तो फिर से ये एक्सेलरेट होगा। अब ये चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फोर्स लगाएगा, तो ये यहां से यहां, जब ये गैप में है, दोनों डीज के बीच के गैप में है, तो तब ये एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर सिर्फ गैप में होगा, डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर एक्सेलरेट किया। अब जैसे ये वापस D1 में एंटर किया, अब इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, स्पीड बढ़ चुकी है। और ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़ा है R = mv/qb। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिराइव तो मैंने करवाया आपको। तो जैसे ये दूसरी डी के अंदर एंटर करेगा, चूंकि v बढ़ चुका है तो इसका रेडियस बढ़ेगा। अब ये बड़े रेडियस का सेमी सर्कल डिस्क्राइब करेगा। फिर जैसे ये यहां से बाहर निकलने वाला होगा, फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी दोनों डीज की। ये इसकी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से रखते हैं कि जैसे ही पार्टिकल एक डी से एमर्ज करे, उसी मोमेंट पे पोलैरिटी रिवर्स होनी चाहिए। इसे ही हम सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन या रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। फिर से पोलैरिटी रिवर्स होगी, फिर फील्ड की डायरेक्शन ये है, फिर ये एक्सेलरेट होगा। अब फिर जब ये D1 छोड़ के D2 में एंटर करेगा, स्पीड इसकी बढ़ चुकी होगी, v बढ़ चुका होगा, तो अब रेडियस भी बढ़ेगा। फिर यहाँ आएगा, फिर जैसे ये यहाँ पहुंचा, फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, फिर स्पीड बढ़ी और बड़े रेडियस का सेमी सर्कल डिस्क्राइब करेगा। फिर यहाँ पहुंचा, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से जब जब ये गैप के बीच में आएगा, तब ये एक्सेलरेट होगा। जब डी के अंदर चला जाएगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगी डी के अंदर, बट वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, वो स्पीड अप नहीं करेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, वो सिंपली इसकी डायरेक्शन बदलेगी। फिर जैसे ही D2 से बाहर निकलेगा, फिर से पोलैरिटी रिवर्स होगी, फिर ये एक्सेलरेट होगा। तो इस तरह से ये स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ एक्सेलरेट होता जाएगा। जब ये सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है,
तो यहां पर हमने डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाई होती हैं जिनकी हेल्प से हम इस पार्टिकल को इजेक्ट करवा के टारगेट को बम्बार्ड करते हैं। दिस इज टारगेट, तो ये टारगेट है, टारगेट को बम्बार्ड करेंगे जब ये सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। हॉलो मेटालिक डीज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन in the region of a vertical magnetic field, strong vertical magnetic field provided by the poles of a horseshoe magnet as I have shown in the diagram. करेंगे कैसे, वर्किंग क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर रेगुलर इंटरवल पे इसकी सप्लाई की पोलैरिटी रिवर्स करता रहेगा। जैसे पार्टिकल इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सेलरेट होगा, दूसरी डी में एंटर करेगा, डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल गोल घुमाएगा, या जैसे बाहर आएगा फिर पोलैरिटी रिवर्स होगी। तो जब जब ये डीज के बीच के गैप में आता है तब तब ये एक्सेलरेट होता है, तब तब इसकी स्पीड बढ़ती है। जब डीज के अंदर होता है तो भी एक्सेलरेट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, या बोलिए कि एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर रही है, एक ही बात है, क्योंकि तब सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, तब सिर्फ ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो दिस इज हाउ अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स। तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग तो हम समझ चुके हैं। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी अभी मेंशन की थी, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन या सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। सो polarity must be reversed at the instant when particle emerges out of 1D। मतलब हम ये कह सकते हैं frequency of particle should be equal to frequency of supply। frequency of supply, हमारी सप्लाई ऑसिलेटिंग है, जैसे हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से। तो जैसे पार्टिकल का हाफ साइकिल पूरा होता है तो सप्लाई का भी हाफ साइकिल पूरा हो जाता है। जो डी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर ये कंडीशन नहीं मेंटेन्ड होगी तो आप पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पोलैरिटी लेट रिवर्स हो, ये वापस आया यहाँ तो ये डी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो वापस उसको डी एक्सेलरेट कर देगा। ठीक है। या अगर रैंडमली बीच में कुछ देर एक्सेलरेट होगा, फिर डी एक्सेलरेट होगा, फिर रैंडमली सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ना रह के किसी और डायरेक्शन में उस ये ट्रेवल करना शुरू करेगा, अंदर ही बम्बार्ड करना शुरू कर देगा डीज के साथ। सो रेजोनेंस कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड। Frequency of the supply should be equal to frequency of the revolution of charge particle। जैसे इसने हाफ साइकिल पूरा किया पोलैरिटी रिवर्स होगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की जगह पॉजिटिव, सप्लाई का भी हाफ साइकिल पूरा हुआ, पार्टिकल के रेवोल्यूशन का भी हाफ साइकिल पूरा हुआ। राइट। तो यहां पे टाइम पीरियड वगैरह की सारी एक्सप्रेशंस वैसी हैं जैसी हमने पहले डिस्कस की। हाँ, अगर टाइम स्पेंट इन 1D निकालना हो, 1D, तो वो टाइम पीरियड का हाफ होना चाहिए, या डिस्टेंस है पाई आर, स्पीड है v। एक डी के अंदर सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा पाई आर अपॉन वी, दैट इज पाई अपॉन वी इंटू आर है एम वी अपॉन क्यू बी। तो वी वी कैंसल आउट हो जाएंगे। सो टाइम स्पेंट इन 1D इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। वैसे भी आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये उसका हाफ है कि नहीं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। पार्टिकल एक डी के अंदर कितना टाइम स्पेंड करेगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। जरा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्या इस साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इससे पहले एक चीज जरा डिस्कस कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। v की वैल्यू इस रिलेशन से अगर आप डिटर्मिन करें तो ये आ जाएगा हाफ m इंटू क्यू आर बी अपॉन m का स्क्वायर। वो आ जाना चाहिए क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। ऊपर m है, नीचे m का स्क्वायर है, तो ये कैंसल आउट होकर डिनोमिनेटर में m आ जाएगा। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब रेडियस r है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m।
ये इन जनरल भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ साइक्लोट्रॉन के लिए नहीं, कि अगर कोई पार्टिकल रेडियस r के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर श्योर इतनी होगी। ठीक है, इसके बाद बेटा k इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन r इज मैक्सिमम। जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहां r लगातार बढ़ रहा है, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? दैट इज रेडियस ऑफ d, या रेडियाई लिख लेते हैं, रेडियाई ऑफ डी, दोनों डी इसके रेडियाई जो है वो बराबर है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि मैक्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? क्यू स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। कितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्वायर कर सकता है वो ये है, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तक आप इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए ज़रा अब इसके बाद एक और चीज़ है, हमें यहाँ लिमिटेशंस भी डिस्कस करनी है कि साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या क्या है, कमियाँ क्या क्या हैं। ये तो हमने देखा क्या काम कर सकता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी लार्ज काइनेटिक एनर्जी उसको ये दे सकता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिटेशंस की। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ साइक्लोट्रॉन? कमियां क्या क्या हैं? पहली लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। कॉमन सेंस की बात है, न्यूट्रल पार्टिकल पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा लाइक न्यूट्रॉन्स, या कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रॉन ना होकर थोड़े बड़े लेवल पे ले लीजिए, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो बॉडी ही न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं है, ना तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो एक लिमिटेशन ये होगी, कॉमन सेंस से समझ आ गई। दूसरी, इट कैन नॉट एक्सेलरेट लाइट पार्टिकल्स। यहां अक्सर बच्चे बोल देते हैं इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। यस, बिल्कुल सही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो लाइट पार्टिकल है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहना गलत है। इट कैन नॉट एक्सेलरेट लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास एक जैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? अक्सर बच्चे यहां पे लिख देते हैं इट कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव पार्टिकल्स। वो इलेक्ट्रॉन से क्या परसीव करते हैं? नेगेटिव पार्टिकल। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव सबको एक्सेलरेट कर सकता है, सिर्फ हल्के पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल मास frequency which is equal to qb upon 2 pi m, m डिनोमिनेटर में है, बिकॉज ऑफ स्मॉल मास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन becomes very high, frequency of revolution becomes very high, and it is nearly impossible to maintain resonance condition। अब ये भी बताया था रेजोनेंस कंडीशन क्या है, कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होने चाहिए। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दे पाना मुश्किल है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दे पाना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए सपोज प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन आ गई, लेट अस टेक एन एग्जांपल 100 हर्ट्ज। अगर प्रोटॉन की जगह आप इलेक्ट्रॉन लेते, इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1/2000 टाइम्स है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1836 है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 1836 टाइम्स हो जानी चाहिए। सो ये फ्रीक्वेंसी इसके लिए कितनी हो जाएगी? 183600 हर्ट्ज, 183600। जहां 100 हर्ट्ज की सप्लाई से हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर पा रहे थे, तो यहां देखिए 1,83,600 हर्ट्ज। कहां 100 हर्ट्ज और कहां 1,83,600 हर्ट्ज। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देंगे तो जाके इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर पाएंगे। ठीक है, so due to small mass frequency of revolution becomes very high
and it becomes impossible to maintain resonance condition या synchronization condition भी हम कह सकते हैं, या ऐसा कह लीजिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट या इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंटेन अ हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई ऑफ सच अ हाई फ्रीक्वेंसी। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मेंटेन कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते लाइट पार्टिकल्स को। समझ आई ये बात? अगली लिमिटेशन पे चलते हैं बेटा। चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम, अब ये तो हो गया कि इनको नहीं एक्सेलरेट कर सकते थे, अब हम बात करते हैं जिनको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी, चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड अ लिमिट, कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड अ लिमिट। एक लिमिट के पार आप इनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज व्हेन स्पीड बिकम्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब आप स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं जा सकते। व्हेन स्पीड बिकम्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जब पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाएगी, इट्स मास इंक्रीजेस, इट्स मास इंक्रीजेस एंड रेजोनेंस कंडीशन इज डिस्टर्ब्ड, एंड रेजोनेंस कंडीशन इज डिस्टर्ब्ड। हाँ, यहां पे आप लिख सकते हैं इट्स मास इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। m क्या है? डायनेमिक मास। ये 11th में बहुत बार हमने डिस्कस किया है, डायनेमिक मास। तो जब इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तो इसका मास रेस्ट मास से ज्यादा हो जाता है। जब मास ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही मास ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कम हो जाएगी, या ऐसा कहें इट विल स्पेंड मोर टाइम इन 1D, क्योंकि टाइम स्पेंट इन 1D का रिलेशन अभी अभी मैंने लिखा था पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहां सीधा लिखिए रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, या ऐसा लिखिए इट विल स्पेंड मोर टाइम इन 1D, पोलैरिटी विल बी रिवर्स्ड बिफोर इट एमर्जेस आउट ऑफ द D, क्योंकि m बढ़ चुका है तो इट विल स्पेंड मोर टाइम इन 1D। समझ आई ये बात? तो रेजोनेंस कंडीशन, तो जिनको एक्सेलरेट कर सकते हैं उनको भी एक लिमिट के बियॉन्ड हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज जब बहुत हाई स्पीड होगी, स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा डी में, या ऐसा कहिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, दिस लिमिटेशन कैन बी एलिमिनेटेड अप टू अ एक्सटेंट। दिस लिमिटेशन can be eliminated up to extent, permanently नहीं, एक हद तक eliminated up to an extent। कैसे? by increasing B proportionate to increase in mass। जितना मास बदला है उतना अगर आप B बदल दें, increase in mass। देखो, अगर m बढ़ा तो b को भी अगर आप बढ़ा दो तो रेजोनेंस कंडीशन मेंटेन रहेगी। इसको और आगे हम एक्सेलरेट कर पाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे भाई? डीज को ये जो पोल्स हैं इनको क्लोजर ले आओ। पोल्स के पास फील्ड स्ट्रांग होता है, जैसे ही पोल्स को क्लोजर लाओगे बीच में फील्ड स्ट्रांग होगा तो b स्ट्रांग हो जाएगा। अगर जिस मान लो मास की वैल्यू 1.5 टाइम्स होगी तो b की वैल्यू को भी 1.5 टाइम्स कर दो। And such cyclotrons are called as synchrotron या फिर syncocyclotron, synchrotron या syncocyclotron, ठीक है? So such cyclotrons are called as synchrotron या syncocyclotron. So this is all in cyclotron. I hope ये चीजें क्लियर हुई होंगी। स्टिल कोई डाउट रहता तो बेटा आप पूछ सकते हैं मुझे, तो प्लीज आप ये नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो आप बुक से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो आज का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो लॉरेंट्ज फोर्स और दूसरा वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की। बेटा ये कोई नई फोर्स नहीं है। अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और वहां से आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितनी होगी उस पार्टिकल पे, उसे हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि दो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कॉमन सेंस की बात है, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम, इसे ही हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अगर सिर्फ एक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक है, तो आप उसको लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक है तो आप उसको लॉरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। बट टोटल फोर्स क्या होगी, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज Q टाइम्स, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, Q इंटू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक क्या होती है, V क्रॉस B। तो इसको हम लिख सकते हैं Q टाइम्स E प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो ये नेट लॉरेंट्ज फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई। तो इसमें कुछ नया नहीं था, ये कॉमन सेंस से भी हमें क्लियर था। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो V वेक्टर, E वेक्टर और B वेक्टर तीनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, कुछ इस तरह के। कॉमन सेंस की बात है बेटा, देखो सीधा सीधा सब कुछ यहाँ पे लिखा, आप इसी को देखेंगे। अगर V और B पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट नहीं करेगी, एक ही फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और देख लो इलेक्ट्रिक फोर्स का असर क्या होगा। तो ये अलग अलग केसेस आप खुद से विजुअलाइज कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से इमेजिन कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया तो कहां कहां जानी चाहिए। हाँ, फंडामेंटल एक्सप्रेशन ये है, राइट। अब हम लेते हैं बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर का केस। सबसे पहले ये वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर है क्या चीज। मान लीजिए आपके पास एक प्रोटॉन्स की बीम है, प्रोटॉन्स हो, अल्फा पार्टिकल्स हो, इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहे हैं बहुत सारे, अब इन सबके पास ये एक रेंज ऑफ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से। किसी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, किसी की 2, किसी की 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके अलग करना, मान लीजिए आप चाहते हैं 5 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं कि इस बीम में से 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करने वाले प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या जो भी कोई चार्ज पार्टिकल है उनको मैं अलग करूं, तो उसके लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। कि सभी पार्टिकल्स में से फिल्टर आउट करना है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर है, जो कि हमें चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। कैसे बनता है वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। एक चैम्बर के अंदर दोनों फील्ड मेंटेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। देखिए आपके सामने डायग्राम में मैंने 2 प्लेट्स दिखाई हैं, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही होंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस चैम्बर के अंदर, जो कि आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी के साथ साथ हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी मेंटेन किया है, बी वेक्टर विच इज डायरेक्टेड। ये जो ब्लैक कलर से मैंने क्रॉस मार्क किए हैं, हर एक क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्रॉस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड्स इनटू दिस प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों परपेंडिकुलर हुए कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड्स। ठीक है, तो किसी चैम्बर के अंदर दोनों फील्ड हम क्रिएट करते हैं। इन फील्ड्स की बस वैल्यूज को हमें एडजस्ट करना है। वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल को सेलेक्ट करना तो इनकी वैल्यूज अलग होंगी, 10 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करना तो इनकी वैल्यूज हमें बदलनी पड़ेंगी। बस इनकी वैल्यूज को एडजस्ट करके हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम सेपरेट आउट कर सकते हैं एक मिक्सचर में से, एक बीम ऑफ पार्टिकल्स में से। कैसे करेंगे, देखिए 2 म्यूचुअली डायरेक्शन में तो ये पार्टिकल थे ही थे, 2 म्यूचुअली डायरेक्शंस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। अब स्पेस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 ही पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। अब तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, वहां से आप चार्ज पार्टिकल्स की बीम को प्रोजेक्ट कीजिए, यहां से आप इसको प्रोजेक्ट करें। ठीक है, जब आप इस तरह से चार्ज पार्टिकल की बीम को प्रोजेक्ट करेंगे तो सभी पार्टिकल सीधा नहीं जाएंगे, कुछ ऊपर डेविएट होंगे, कुछ नीचे डेविएट होंगे। क्यों डेविएट होंगे, सबसे पहले तो देखते हैं इस पे फोर्स कौन कौन सी एक्ट करेगी। इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, F इलेक्ट्रिक।
अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस पे फोर्स एक्ट करनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। हाँ, दूसरी फोर्स इस पे एक्ट करेगी मैग्नेटिक फोर्स। चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां को एक्ट करनी चाहिए? तो जब भी परपेंडिकुलर हो V और B तो फोर्स हाईएस्ट होती है QVB। डायरेक्शन के लिए हम रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो इनवर्ड है, ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? अपवर्ड्स। तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। तो ये तीनों फील्ड इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होंगे और पार्टिकल की वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं V, E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। V वेक्टर, E वेक्टर एंड B वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहना भी काफी नहीं है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के साथ सो दैट एक चीज और मेंशन करनी है, FB and FE act in opposite direction, act in opposite direction। मान लो चार्ज पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा था तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड्स होती है और मैग्नेटिक फोर्स भी, फिर ये एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर काम ही नहीं कर सकता था। ठीक है, समझ आइए बात। अब जिन पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी तो वो स्ट्रेट चलते 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 धीरे 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 ऊपर को डेविएट हो जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा और मैग्नेटिक फोर्स कम है तो ये धीरे 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 नीचे की ओर डेविएट हो जाएंगे। सिर्फ कुछ पार्टिकल्स ही स्टेट ट्रेवल कर पाएंगे। ये वो पार्टिकल्स होंगे, कौन से पार्टिकल स्टेट ट्रेवल करेंगे? जिसपे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस्ड होंगे। जैसे अगर किसी पार्टिकल पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ वही पार्टिकल स्टेट जाएंगे जिन पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नेट कितना है? 0। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज Q इंटू E और मैग्नेटिक फोर्स होगी QVB, बिकॉज थीटा तो 90 है ही। तो Q और Q को कैंसल आउट करो तो V की वैल्यू क्या आएगी? E/B। सिर्फ वही पार्टिकल स्टेट ट्रेवल कर पाएंगे जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के इक्वल होगी। या ऐसा कहें, मान लीजिए आपको 5 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने पहले ही कहा था आपको फील्ड्स की वैल्यू एडजस्ट करनी है। इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के 5 टाइम्स हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है B, तो ये 50 न्यूटन पर कूलम हो। इनकी रेशो अगर 5 होगी तो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करने वाला पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, बाकी ऊपर या नीचे डेविएट होंगे। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। चेक करके देखिए, इज इट क्लियर और नॉट? तो समझ आ गया वेलोसिटी फिल्टर कैसे काम करेगा। एक चैम्बर के अंदर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, उन दोनों के परपेंडिकुलर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। फील्ड की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि E/B की वैल्यू वो आए जिस वेलोसिटी के पार्टिकल को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अपने आप वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, कुछ ऊपर, बाकी सब ऊपर या नीचे डेविएट हो जाएंगे। राइट, हाँ, जिसकी वेलोसिटी E/B से ज्यादा होगी वो ऊपर डेविएट होगा। तो ये वाला जो पार्टिकल है इसमें V की वैल्यू इज ग्रेटर देन E/B, और जो नीचे डेविएट हो रहा है वहां पे V की वैल्यू इज लेस देन E/B। जिसकी V की वैल्यू E/B होगी वो स्ट्रेट जाएगा, जिसकी कम होगी वो नीचे डेविएट होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो ऊपर डेविएट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स V पे डिपेंड कर रही है। अगर V कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगी, और इलेक्ट्रिक ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड्स है, ये पार्टिकल नीचे डेविएट होगा। अगर V इससे ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सीड करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर एक्ट कर रही है, ये ऊपर ट्रेवल करेगा। आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, इन दिस केस F मैग्नेटिक इज ग्रेटर देन F इलेक्ट्रिक, तो ये क्या है? QVB दैट इज ग्रेटर देन QE, QQ कैंसल आउट हो गया, सो V यहां से देखो V इज ग्रेटर देन E/B आ गया। इस केस में F मैग्नेटिक इज लेस देन F इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ज्यादा तभी नीचे डेविएट हुआ, मतलब QVB इज लेस देन Q इंटू E,
क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया, बी को इधर ले आओ, दैट मीन्स वी इज लेस देन ई अपॉन बी। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। चूंकि साइक्लोट्रॉन डिलीट हुआ है तो पक्की बात है इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तक हमने सिंपली क्या चीज डिस्कस की है कि फोर्स कितनी एक्ट करेगी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। और अभी हमने एक चीज और डिस्कस करनी है कि अगर चार्ज पार्टिकल की बजाय करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।